स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट न्यूज़। स्टूडेंट्स, आज का जो द हिंदू का जो न्यूज़पेपर है वो नहीं पब्लिश हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस का कुछ न्यूज़ है उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है स्टेटहुड के रिगार्डिंग में। जम्मू एंड कश्मीर जो प्रेजेंट समय में यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे जो इलेक्शंस है वो कंडक्ट होंगे। तो आप देखिए कि इलेक्शन के ही कैंपेन के दौरान में हमारे जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है उनके द्वारा स्टेटहुड के पर्सपेक्टिव से एक स्टेटमेंट है वो दिया गया। स्टूडेंट, जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ पे लास्ट टाइम जो स्टेट के जो इलेक्शंस है वो कंडक्ट हुए थे 2014 के समय में, जब जम्मू एंड कश्मीर है जो एक स्टेट है वो हुआ करता था। आप देखिए कि उसके बाद से 2019 के समय जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट कर दिया गया टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज के अंदर में, और उसका जो स्पेशल स्टेटस है आर्टिकल 370 उसका भी जो आपको इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट समय में जो डिबेट है वो यहाँ पे स्टेटहुड के रिस्टोरेशन के रिगार्डिंग में है। जम्मू एंड कश्मीर के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके द्वारा डिमांड किया गया कि जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटहुड है उसको रिस्टोर किया जाए। अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टी जो उनके द्वारा भी कहा गया है कि उनके द्वारा जो स्टेटहुड है उसको रिस्टोर किया जाएगा। हमारे कंट्री के अंदर जो पावर है कि किसी भी टेरिटोरियल एरिया को स्टेट या यूटी के रूप से जो डिक्लेयर करना है, ये जो कंप्लीट पावर है वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 1 है जिसके अंदर आर्टिकल 1 to 4 है, उसके अंदर स्टेट जो क्रिएशन है उनका जो रिस्टोरेशन है उसी के बारे में मेंशन किया गया है। जो कंप्लीट प्रोसीजर है जिसमें पार्लियामेंट को जो पावर है वो दिया गया है वो आर्टिकल 4 के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि आर्टिकल 4 के थ्रू जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा किसी भी तरीके से जो रीएडजस्टमेंट है उसको कैरी आउट किया जा सकता है। सपोज कीजिए कोई टेरिटोरियल एरिया है किसी स्टेट का, उसके नियर बाई में कोई अदर स्टेट है वो सिचुएटेड है, तो बोथ स्टेट्स का जो एरिया है उसको मर्ज करते हुए एक नया स्टेट हो यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। तो जो कंप्लीट पावर है वो पार्लियामेंट के पास में है किसी भी एरिया का जो डेजिग्नेशन है उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो मणिपुर के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, मणिपुर के वहाँ पे जो वायलेंस का जो न्यूज़ है वो सामने आया है। आप देखिए कि रॉकेट के थ्रू अटैक किया गया था वैली एंड डेट हिली एरिया है उसके पर्सपेक्टिव से हम डिस्कस कर चुके हैं मणिपुर के रिगार्डिंग में कल के ही न्यूज़पेपर डिस्कशन के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि मणिपुर का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे जानकारी होना चाहिए हाई कोर्ट के पर्सपेक्टिव से भी। अब देखिए कि मणिपुर का तो खुद का हाई कोर्ट है, बट हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है जो कि आसाम के अंदर सिचुएटेड है, उनके द्वारा जो 4 स्टेट्स हैं उनका जो ज्यूरिडिक्शन है उसको कवर किया गया है। 4 स्टेट्स गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंडर ही आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए कि एक उसके अंदर आसाम है, आसाम के अलावा स्टूडेंट्स नागालैंड है, नागालैंड के अलावा मिजोरम है, नागालैंड के अलावा मिजोरम है, और अरुणाचल प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश से ये आपको गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तो मणिपुर का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो कल के न्यूज़पेपर के अंदर हमने डिस्कस किया था, तो ये मणिपुर के पर्सपेक्टिव से हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें आसाम का जो एनआरसी का जो कॉन्सेप्ट है, जो इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं उनको रोकने के रिगार्डिंग में जो एनआरसी का जो कॉन्सेप्ट है उसी के पर्सपेक्टिव से आधार के रिगार्डिंग में एक स्टेटमेंट है वो दिया गया। स्टूडेंट्स, आधार के बारे में आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर से पता होना चाहिए। आप देखिए कि आधार कार्ड बेसिकली क्या है, एक आईडी कार्ड है। आधार कार्ड एक आईडी कार्ड है। काफ़ी बार आपसे यूपीएससी के द्वारा भी एक क्वेश्चन पूछा गया था एक बार 2018 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर में कि आधार कार्ड सिटीजनशिप का प्रूफ है। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप अपना आधार कार्ड को देखते हो तो उसके अंदर में एक जो स्टेटमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि आधार कार्ड इज नॉट द प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। वो बेसिकली एक आइडेंटिटी कार्ड है। स्टूडेंट्स, आधार कार्ड के रिगार्डिंग में यहाँ पे स्टेटमेंट है क्या ओनली इंडियन सिटीजन्स को ही आधार कार्ड है वो इशू किया जाता है। तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स ओनली इंडियन सिटीजन्स को नहीं इशू किया जाएगा, जो हमारे एनआरआई पर्सनस हैं, जो हमारे नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, या ओआईसी कार्ड के जो होल्डर्स हैं, आप देखिए उन सभी पर्सनस को जो आधार कार्ड है वो इशू किया जाता है। कब इशू किया जाएगा? अगर वो लास्ट 1 ईयर के अंदर में 182 डेज है वो इंडिया के अंदर रहते हैं तो उनको आधार कार्ड है वो इशू कर दिया जाता है। तो आइडेंटिटी का प्रोसेस है जो काफ़ी बार आप देखिए कि सब्सिडरीज का जो डिलीवरी कॉन्सेप्ट है उसके रिगार्डिंग में इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है।
यहाँ पे जो आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा एनआरसी के पर्सपेक्टिव से जो स्टेटमेंट है वो दिया गया। एनआरसी क्या है? एक रजिस्ट्री है जिसके थ्रू सिटीजन्स का जो आपको जो रजिस्ट्री के अंदर जो नेम है वो देखने के लिए मिलता है। इलीगल पर्सनस का जो माइग्रेशन है उसके रोकने के रिगार्डिंग में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि पाकिस्तान के जो आर्मी के हेड हैं उनके द्वारा एक स्टेटमेंट है वो दिया गया है 99 का जो कारगिल वॉर है उसके पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट्स, इनिशियल फेज के अंदर जब 1999 का जो कारगिल वॉर है वो देखने के लिए मिला था, तो आप देखिए कि उस समय जो पाकिस्तान के द्वारा डिनाई किया गया था कि ये पर्सन है वो पाकिस्तान आर्मी के नहीं है, कि कोई ट्राइबल रिबेलियन पर्सनस है उनके द्वारा इस तरीके से जो अटैक है वो किया गया है। इंडियन जो फोर्सेज हैं उनके द्वारा आप देखिए कि काफ़ी ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट ये बैटल था। कारगिल का जो बैटल है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि हमारे जो एनिमीज हैं उनका जो हाइट के ऊपर जो प्रेजेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। उनका जो प्रेजेंस है वो आपको हाइट के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। हमारी जो डिफेंस फोर्सेज हैं वो आपको आप देखिए कि जो फुट हिल्स का एरिया है वहाँ पे उनका जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलता है। बट उनके द्वारा अपना जो क्रेज है, वेल्योर है, उसके थ्रू कंटिन्यूस जो फाइट है वो किया गया। और आप देखिए कि स्टूडेंट जो 26 जुलाई का जो डे है उसको कारगिल विजय दिवस के रूप से भी सेलिब्रेट किया जाता है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। कारगिल का जो मेमोरियल है वो द्रास का जो रीजन है वहाँ पे सिचुएटेड है। जो कारगिल वॉर के पर्सपेक्टिव से था, पाकिस्तान आर्मी के द्वारा उनके जो चीफ है उनके द्वारा एक स्टेटमेंट के अंदर एडमिट किया गया कि 99 का जो कारगिल वॉर है उसके अंदर भी उनका जो डिफेंस फोर्सेज है, उनके जो पर्सनस हैं उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो एक आईएएस ऑफिसर के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं, इनका जो बेसिकली जो कैंडिडेचर है उसको कैंसिल किया गया था यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, क्योंकि इनके द्वारा जिस नेम को यूज़ करते हुए कुछ समय के लिए जो अटैम्प्ट्स दिए गए उसके अंदर इनका जो नेम है वो डिफरेंट था। बाद में इनका जो नेम है वो डिफरेंट देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि जो नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स इनको अलाउ किए गए थे उसको भी इनके द्वारा क्रॉस किया गया अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेंज करते हुए। और इनके द्वारा जो सर्टिफिकेट यूज किया गया है वो भी यहाँ पे जो फेक सर्टिफिकेट है वो देखने के लिए मिला है। तो स्टूडेंट्स, यूपीएससी के द्वारा जो कैंडिडेचर है उसको कैंसिल किया गया था। अब गवर्नमेंट के द्वारा भी इनका जो सर्विस है उससे डिस्चार्ज कर दिया गया है। और प्रोविशन के समय ही जो उनका जो ट्रेनिंग का जो पीरियड हुआ करता है उस समय ही इनके द्वारा काफ़ी कुछ जो डिमांड है वो किया गया था डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के दौरान में। आप देखिए कि आपका जो प्रोविशन का जो 2 ईयर का जो समय हुआ करता है उस समय आपका इनिशियल फेज आपका फाउंडेशन कोर्स आपको देखने के लिए मिलेगा लावासना के वहाँ पे। फिर आपका इंडिया टूर है, आपको ऑल ओवर इंडिया है वो यहाँ पे जो बेसिक जो हमारा बेस्ट जो सर्विस है, जैसे कि आप देखिए बेस्ट सर्विस किस तरीके से हमारा जो डिफेंस के तीनों विंग्स हैं उनके थ्रू आपका जो अटैचमेंट है वो किया जाता है। उनके थ्रू आपको उनका जो बेसिक प्रोसीजर है वो समझने के अंदर हेल्प की जाएगा भारत दर्शन के थ्रू में। फिर इंडिया के जो आइलैंड्स है, जो स्ट्रेटजिक पॉइंट्स है, वहाँ पे किस तरीके से वर्क को कैरी आउट किया जाता है, उसके बाद उसके रिगार्डिंग में वहाँ पे भी ट्रैवल करवाया जाता है। और आप देखिए कि जो बेस्ट हमारे यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस हैं, जैसे कि किसी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या अर्बन लोकल बॉडी के द्वारा काफ़ी अच्छा वर्क किया गया है। आप देखिए कि प्रेजेंट समय में इंदौर के वहाँ पे आपको जो क्लीननेस है उसके रिगार्डिंग में काफ़ी अच्छा वर्क देखने के लिए मिलेगा। गुजरात का जो सूरत नाम की जो जगह है वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो ऐसी जगह पे इनको लेके जाया जाता है उस भारत दर्शन के दौरान में, जिससे बेस्ट वर्किंग प्रैक्टिस है उसको सीख सकें। उसके बाद में स्टूडेंट्स आप देखिए कि 1 ईयर का बेसिकली जो फील्ड ट्रेनिंग हुआ करता है उससे पहले भी काफ़ी सारे इंगेजमेंट्स होते हैं जिससे कि ऑल ओवर जो गवर्नमेंट का वर्किंग प्रोसेस है उससे वो ये समझ सकें। तो स्टूडेंट्स, फील्ड ट्रेनिंग के दौरान ही इनके द्वारा कुछ डिमांड है वो किया गया था, जो प्रोविशनल ऑफिसर है उसको अलाउ नहीं है, उनको जो डिमांड है वो मांगी नहीं जाती हैं। उसी समय में इनके रिगार्डिंग में जो न्यूज़ है वो आप देखिए कि मीडिया डोमेन्स के अंदर जो न्यूज़ है वो देखने के लिए मिला, वेरीफाई किया गया। तो आप देखिए काफ़ी सारे जो फेक सर्टिफिकेट्स हैं वो यहाँ पे सामने आए थे। तो कैंडिडेचर कैंसिल के बारे में था। अब आपको यहाँ पे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ऑल इंडिया सर्विस को किस आर्टिकल के अंदर बताया गया है? आर्टिकल 312 के अंदर ऑल इंडिया सर्विस के बारे में मेंशन है। और आर्टिकल 311 आपको ज़रूर से पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी पर्सन को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, उसे सर्विस से निकाला जा सकता है। आर्टिकल 311 के अंदर में इनके बारे में मेंशन है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उनके पर्सपेक्टिव से है। उनके द्वारा स्टूडेंट जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अंदर कितने कंट्रीज़ हैं? 6 कंट्रीज़ हैं। अब आपका होमवर्क है यहाँ पे
होमवर्क आपके लिए क्या है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की जो 6 कंट्रीज हैं, जैसे सऊदी है, उसके अंदर में सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, कतर क्या उसका पार्ट है, बहरीन क्या उसका पार्ट है। तो ये जो 6 कंट्रीज हैं उनके बारे में आप ज़रूर से रीड करना, उनकी जो नेम है वो ज़रूर से बताना। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और इंडिया का ये मीटिंग होता है जिसके अंदर फॉरेन मिनिस्टर्स का मीटिंग होगा। बाइलेटरल जो हमारे जो ट्रेड है, बाइलेटरल जो इंगेजमेंट्स हैं उनको किस तरीके से बूस्ट किया जाए, तो उसके बारे में भी हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उनके द्वारा डिस्कस किया जाएगा। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की मीटिंग के लिए जाने वाले हैं वहाँ पे हमारे जो एस जयशंकर सर हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो फाइनेंस मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके साथ इनके द्वारा डिस्कशन है वो किया जाएगा। 6 कंट्रीज के नेम आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताने हैं। उसके बाद में आप देखिए कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मीटिंग के सऊदी अरेबिया के अंदर उस मीटिंग के बाद में जर्मनी के लिए भी जाएंगे। जर्मनी के वहाँ पे आप देखिए कुछ दिन पहले हमने रीड किया था कि वहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसको वहाँ का राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी के नाम से जानते हैं, AFD नाम का पॉलिटिकल पार्टी, और उनके द्वारा बेसिकली जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ जर्मनी है उसके अंदर काफ़ी अच्छा जो सीट्स हैं या पार्लियामेंट्री जो इलेक्शंस है उसके अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म है वो किया गया है। जर्मनी के अंदर रेडिकलाइजेशन का जो न्यूज़ है, जर्मनी फॉर द जर्मन्स, इस तरीके के जो न्यूज़ है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि उससे पहले जो जर्मनी के जो चांसलर हुआ करते थे एंजेला मर्केल, उनके द्वारा किस तरीके से जर्मनी को ओपन किया गया था, जो माइग्रेंट्स का जो क्राइसिस हुआ था, इमिग्रेशन का जो क्राइसिस हुआ था उस दौरान में। तो जर्मनी का आप देखिए कि ये कंप्लीट जो न्यूज़ है वो भी आपको पता होनी चाहिए, वहाँ पे भी विजिट किया जाएगा मिनिस्टर सर के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्विट्ज़रलैंड की मीटिंग के लिए भी जाएंगे, स्विट्ज़रलैंड के वहाँ पे भी जाएंगे। और आप देखिए कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर में रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के पर्सपेक्टिव से एक पीस का जो मीटिंग है, पीस समिट है, उसको ऑर्गेनाइज किया गया था स्विट्ज़रलैंड के वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे PM श्री स्कीम के बारे में है। PM श्री स्कीम क्या है, आप देखिए कि सेंट्रल सेक्टर है या सेंट्रल स्पॉन्सर है। 60% जो पैसा है वो सेंटर के द्वारा दिया जाता है, 40% जो पैसा है वो स्टेट के द्वारा दिया जाता है। PM श्री स्कीम को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, कुछ स्टेट्स के द्वारा जो फंड है उसको रोका गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। PM श्री स्कीम क्या है बेसिकली, प्रधानमंत्री आप देखिए कि स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, हमारा जो इंडिया को राइज करना है उसके रिगार्डिंग में कुछ एग्जाम्पलरी जो स्कूल है उनको सेटअप करना है। तो आप देखिए कि PM श्री स्कीम जो बेसिकली आपको 27,000 करोड़ का देखने के लिए मिलेगा, उसका मेन मैंडेट यही है कि हमारी कंट्री के अंदर में 14,500 के आसपास जो स्कूल्स हैं उनको डेवलप किया जाए, जो है कि एग्जाम्पल के रूप से सेट हो सके। अदर जो स्कूल्स हैं उनको फॉलो करें, जिस तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग क्वालिटी, बच्चों के लिए जो एक्सेसिबिलिटी है, जो बेसिक सर्विस स्कूल एजुकेशन के दौरान में, तो उन सभी सर्विस वहाँ पे मिले, इस तरीके का जो एग्जाम्पलर स्कूल है उसको सेटअप करना है PM श्री योजना के अंदर में। सर्व शिक्षा अभियान के बारे में भी यहाँ पे है। आप देखिए कि सर्व शिक्षा अभियान जो बेसिकली अर्लियर फेज के अंदर इनका नेम हुआ करता था, फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, टीचर एजुकेशन है, इन तीनों जो स्कीम्स हैं उनको मर्ज करते हुए क्या बना दिया गया, समग्र शिक्षा अभियान है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्शन कमिश्नर हैं, हमारे फॉर्मर जो इलेक्शन कमिश्नर हैं अरुण गोयल सर, उनको देखिए कि अब क्रोएशिया का जो डिप्लोमेट है, क्रोएशिया का जो एम्बेसडर है उसके रूप से अपॉइंट किया गया है, इंडिया के एम्बेसडर के रूप से वहाँ पे रहेंगे। तो स्टूडेंट्स क्या आप देखिए क्या सिविल सर्विस के अलावा भी इस तरीके से अपॉइंट किया जा सकता है? यस स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट के द्वारा इस तरीके से भी काफ़ी बार अपॉइंट किया जाता है। आर्मी के जो रिटायर पर्सनस हैं उनको भी गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो क्रोएशिया के वहाँ पे एज ए एम्बेसडर के रूप से इनको अपॉइंट किया गया है। इलेक्शन कमीशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके अपॉइंटमेंट के बारे में आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा जो बिल है वो लाया गया था। 3 मेंबर्स का एक कमेटी हुआ करता है जिनके द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा इलेक्शन कमिश्नर्स का जो अपॉइंटमेंट है उसको। अगर हम बात करें यहाँ पे क्रोएशिया के बारे में, तो आप देखिए कि क्रोएशिया का जो लोकेशन है वो आपको ज़रूर से पता होना चाहिए, कहाँ पे सिचुएटेड है स्टूडेंट्स क्रोएशिया। इस तरीके से आपको जो क्रोएशिया है वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि इस तरीके से जो क्रोएशिया का जो लोकेशन है, तो स्टूडेंट्स ये जो क्रोएशिया है यहाँ पे जो अड्रियाटिक सी है, अड्रियाटिक जो सी है वो यहाँ पे फ्लो करता है। जो बाल्कन पेनिनसुला है वहाँ पे इसका सिचुएशन है। अगर हम बात करें क्रोएशिया के जो नाइबर कंट्रीज हैं उनके बारे में,
तो स्टूडेंट्स आपको जो सर्बिया है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। साउथ ईस्टर्न पार्ट है जो क्रोएशिया का, यहाँ पे जो सर्बिया है वो सिचुएटेड है। सदर्न पार्ट के अंदर में आप देखिए कि बोस्निया हर्जेगोविना नाम का जो कंट्री है वो यहाँ पे सिचुएटेड है। नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में स्लोवाकिया है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बाल्कन जो पेनिनसुला है वहाँ पे जो क्रोएशिया है वो सिचुएटेड है। ये इसके नाइबर कंट्रीज है जिसमें सर्बिया है। सर्बिया के अलावा आप देखिए कि स्लोवाकिया है, हर्जेगोविना है, हंगरी नाम का जो कंट्री है वो इसके नाइबर कंट्रीज है। यहाँ पे जो हंगरी नाम का जो कंट्री है वो एरिया शेयर करता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज है, उनका जो स्टैचू है उसके अंदर में कुछ इंसिडेंट वो सामने आया था। तो उसी के बाद से यहाँ पे द हिंदू का जो डिजिटल पेज है, जो वेबसाइट है, वहाँ पे इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया है। हो सके कल के जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर में इसको मेंशन किया जाए या नेक्स्ट संडे को मेंशन किया जाए। स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कि कैसे महाराष्ट्र का जो पॉलिटिक्स है, हम प्रेजेंट पॉलिटिक्स के बारे में तो बात नहीं करेंगे। जो फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं, जो हमारे जो अर्ली फेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री है उसके जो फेमस पर्सनैलिटी हैं, उनके द्वारा भी छत्रपति शिवाजी महाराज के थ्रू अपना किस तरीके से जो इन्फ्लुएंस है, किस तरीके से उनके जो विचार हैं उनको स्प्रेड किया गया है, उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। आप देखेंगे महाराष्ट्र ही नहीं, इंडिया का एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है। हमारे काफ़ी सारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं, उनके द्वारा उनके विचार हैं उनको स्प्रेड किया गया। जैसे कि स्टूडेंट्स 1869 के समय में ज्योतिराव फुले हैं, जिनको कि महात्मा फुले के नाम से भी हम जानते हैं। ज्योतिराव फुले एंड सावित्रीबाई फुले। आप देखिए कि फुले कपल्स के द्वारा 1848 के समय गर्ल्स एजुकेशन के लिए जो स्कूल है उसको सेटअप किया गया था। 1869 का समय है जब ज्योतिराव फुले के द्वारा शिव चरित्रा है उसको लिखा गया था। शिव चरित्रा नाम का एक बुक है उसको लिखा गया। आप देखिए कि जो शिव चरित्रा है उसके अंदर में छत्रपति शिवाजी महाराज की जो यहाँ पे जो जीवनी है, उनके जो विचार हैं उनको स्प्रेड किया गया है शिव चरित्रा के थ्रू में। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो समाधि है, उस समाधि जो उनके जो सन है संभाजी के द्वारा बेसिकली उसको सेटअप किया गया था। तो आप देखिए कि उनको भी यहाँ पे डिस्कवर किया गया ज्योतिराव फुले के द्वारा। शिव जयंती का जो सेलिब्रेशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा ज्योतिराव फुले के द्वारा। जो शिव जयंती है, कैसे इंक्लूसिव सोसाइटी है उसको डेवलप करना है, कैसे शिव चरित्रा के थ्रू उनके जो विचार है उसको स्प्रेड करना है, ये सब आपको आपका जो फ्रीडम स्ट्रगल है उस दौरान में सोशल रिफॉर्म्स के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलता है। फिर आप देखिए कि 1890s का जो समय है, 1893 के समय जो गणपति फेस्टिवल किसके द्वारा शुरू किया गया था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा उसको स्टार्ट किया गया। आप देखिए कि उसके जस्ट 2 ईयर एंड 3 ईयर्स बैक के बाद के समय में 96 या 95 के समय में 1895 के समय में जो शिवाजी फेस्टिवल है उसको भी स्टार्ट किया गया लोकमान्य तिलक के द्वारा। तो जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है, कैसे हमें अपना ही जो रूल है उसको सेटअप करना है, उसके बारे में भी जो एक्सप्लेन है वो आपको लोकमान्य तिलक के जो विचार हैं, उनके जो स्पीच है उनके अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि लेटर फेज के अंदर में जब कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमिंग का बात आता है तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग का जो मेन कमेटी था, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके द्वारा हेड किया गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। 7 पर्सन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। ये नाम आपको वैसे याद होना चाहिए कि M मुंशी हैं, M सादुल्ला हैं, TT कृष्णामाचारी हैं, DP खेतान हैं, और भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनस हैं। नाम आपको ज़रूर से याद होने चाहिए। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो एंगर हैं, एक एंगर भी नेम हुआ करता था। तो आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो फ्रेमिंग है उस दौरान में डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा भी जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं उनके जो विचार हैं उनको बताया गया कि कैसे इंक्लूसिव जो सोसाइटी है उसको डेवलप करने के अंदर उनका इम्पोर्टेंट रोल है। वो उनकी जो बेसिकली जो इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उनको किस तरीके से प्रमोट किया गया था। कुछ सेक्शन ऑफ पर्सन्स के द्वारा उनको आप देखिए कि अर्लियर फेज के अंदर कैसे जो रिकॉग्नाइज है वो नहीं किया जाता है। बाद में जब छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा रायगढ़ के अंदर में 1674 के समय अपना कोरोनेशन होता है तो उसको कैसे उन्हीं पर्सन से उनके द्वारा कैरी आउट किया गया। तो ये कुछ शिवाजी महाराज के बारे में था जो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट आप देखिए कि त्रिनिडाद एंड टोबैगो के बारे में है, कहाँ पे ये सिचुएटेड है। आप देखिए कैरिबियन आइलैंड कंट्री हैं, उनका जो कैपिटल है वो क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन है।
स्टूडेंट जब 1962 के समय में, ये आप देखिए कि उस 60s का जो एरा है, उस समय में जब इनके द्वारा इंडिपेंडेंस को अचीव किया गया था, तो इंडिया के द्वारा एक गिफ्ट है वो दिया गया था, स्पीकर का जो चेयर उनकी पार्लियामेंट के अंदर में, या जो मेन स्पीकर का चेयर है, आज भी आपको इंडिया का ही ये जो गिफ्टेड चेयर है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से दो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। एक तो आप देखिए कि इंडिया का जो क्राफ्ट है, इंडिया का जो अर्लियर फेज के अंदर जो क्राफ्ट हुआ करता था, जो वुडन वर्क है हमारे यहाँ पे, वो किस तरीके से वुड का जो वर्क है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि आप देखिए कि 60-70 ईयर का वो समय हो चुका है, बट आज भी आपको जो चेयर है वो कम्प्लीटली उसी शेप के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो एक तो हमारे वुड वर्क के रिगार्डिंग में है कि हमारा अर्लियर फेज के अंदर जो वुड वर्क है वो काफ़ी अच्छे से हुआ करता था। नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो पोर्ट ऑफ स्पेन के अंदर जो इंडियन पर्सनस है उनको लेके जाया करते थे ब्रिटिश एज ए वर्कर के रूप से। तो आप देखिए कि ऐसे कंट्री जहाँ पे इंडियंस का प्रेजेंस है, जहाँ पे ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा वर्कर के रूप से लेके गए थे टी प्लांटेशन एंड कॉफ़ी प्लांटेशन और भी काफ़ी सारे वर्क के रिगार्डिंग में, तो उन कंट्रीज़ को हम किस नाम से जाना करते हैं? उन कंट्रीज़ का नाम आपको देखने के लिए मिलता है गिरमिटिया। गिरमिटिया कंट्रीज हैं। एक बार आप देखिए कि हमारा कंट्री, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस भी सेलिब्रेट किया गया था। तो गिरमिटिया कंट्रीज हैं। प्रवासी भारतीय दिवस वैसे सेलिब्रेट किया जाता है 9 जनवरी को, हमारे जो मोहनदास करमचंद गांधी हैं उनका अफ्रीका से जो वापसी हुआ था उसी के मेमोरी के अंदर में। तो आप देखिए कि 1 ईयर जो गिरमिटिया कंट्री के जो पर्सनस हैं उन्हीं को बुलाया गया था इंडिया के अंदर में। तो प्रवासी भारतीय दिवस, गिरमिटिया कंट्री, इंडियन वर्कर्स का जो प्रेजेंस है कैरेबियन कंट्रीज के अंदर में, उसके बारे में है। आज उनका जो 5th एंड 7th जनरेशन है, 5th to 6th एंड 7th जनरेशन है, उसका प्रेजेंस है। और वहाँ का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी एक इम्पोर्टेंट रोल है वो आपको देखने के लिए मिलता है। अब अगर हम बात करें लोकेशन के बारे में, त्रिनिडाद एंड टोबैगो का जो लोकेशन है वो कहाँ पे है? तो स्टूडेंट सपोज कीजिए कि ये सपोज कीजिए कि ये लैटिन अमेरिका है। लैटिन अमेरिका के यहाँ पे कौन सा कंट्री सिचुएटेड है? वेनेजुएला, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको जो पेट्रोल के जो रिजर्व हैं, पेट्रोल का जो प्रोडक्शन है वो देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स वेनेजुएला का जो नॉर्दर्न पार्ट है, वेनेजुएला का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहीं पे ही सिचुएटेड है त्रिनिडाद एंड टोबैगो। इनका जो कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन। आप देखिए कि यहाँ पे कौन सा कंट्री है? गुयाना नाम का जो कंट्री है। गुयाना एंड वेनेजुएला का भी जो डिस्प्यूट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कुछ रीजन्स के क्लेम के रिगार्डिंग में। तो ये पोर्ट ऑफ स्पेन के बारे में हमने डिस्कस किया। इंडिया का जो हमेशा आप देखिए कि डेमोक्रेसी के इस्टेब्लिशमेंट या सर्वाइवल के लिए इंडिया का जो मैसेज है, जो कनेक्टिविटी है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा अर्लियर फेज से ही। 85% इंडिया के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स हैं उनको फेस करते हैं। एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स किस तरीके से? स्टूडेंट्स आप देखिए कि हमारे यहाँ पे 6 to 8 मंथ के आसपास आपको जो समर का जो समय है वो देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर अगर हम हार्श समर के बारे में डिस्कस करें तो आपको 4 to 5 मंथ का जो हार्श समर का जो समय है वो हुआ करता है, जिसके अंदर में आप देखिए कि आपको 40 प्लस जो टेम्परेचर है वो देखने के लिए मिलेगा। अप्रैल मई एंड जून का वो समय है, अप्रैल मई एंड जून का समय है। काफ़ी बार एक जब मानसून वापस से चला जाता है, विड्रॉल होता है मानसून का, तो काफ़ी बार एक टर्म भी आपको देखने के लिए मिलता है अक्टूबर हीट। अक्टूबर हीट क्या होता है स्टूडेंट्स? आफ्टर द विड्रॉल ऑफ मानसून, उसके बाद में आप देखिए कि सडन जो टेम्परेचर है वो राइज करता है। तो हमारे यहाँ पे समर के समय में जो टेम्परेचर है वो हाई हुआ करता है। इसके अलावा आप देखिए कि जो मानसून का जो समय है, मानसून के समय में क्या तो बारिश नहीं होगा, बारिश प्रॉपर नहीं होगा, बिलो द नॉर्मल आपको बारिश देखने के लिए मिलेगा। क्या आप देखिए कि बारिश होगा तो आपको एक्सट्रीम बारिश है वो देखने के लिए मिलता है। अर्बन फ्लड का सिचुएशन क्रिएट होता है अर्बन एरियाज़ के अंदर में। रूरल एरियाज़ के अंदर भी फ्लड का सिचुएशन क्रिएट होगा, हैवी रेनफॉल है। हैवी रेनफॉल के बाद में फ्लड की सिचुएशन के अलावा आप देखिए कि हमारा जो 12% एरिया है वो लैंडस्लाइड अफेक्टेड भी है। तो लैंडस्लाइड का सिचुएशन, तो 85% इंडिया के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट को फेस करते हैं कंप्लीट ईयर के अंदर में। 1.47 जो बिलियन पर्सन है 2036 तक आप देखिए कि इसको फेस करेंगे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट को आने वाले समय के अंदर में। मोस्ट वल्नरेबल कौन है? क्लाइमेटिक इवेंट्स के बारे में जब भी हम रीड करते हैं मोस्ट वल्नरेबल कौन है स्टूडेंट,
तो स्टूडेंट्स मोस्ट वल्नरेबल आपको जो पुअर पर्सनस है, पुअर्टी वैसे मेन वल्नरेबल हुआ करते हैं। आप देखिए हमेशा कोस्टल एरिया के अंदर जो फिशरमैन्स हैं उन्हीं को फेस करना होता है, सी लेवल राइज करता है। आप देखिए कि हमारा जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे वुमेन्स का जो सिचुएशन है वो आपको वल्नरेबल सिचुएशन के अंदर देखने के लिए मिलेगा। वाटर को कलेक्ट करना है फैमिली के रिगार्डिंग में, आप देखिए अपना वर्क भी करना है, वाटर का जो कलेक्शन का जो वर्क है वो भी उन्हीं का आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से कुछ जो पॉइंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन मेंस के अंदर पूछ लिया जाए। रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बारे में है, ड्रोन्स का जो अटैक है यूक्रेन का जो कैपिटल है की वहाँ तक देखने के लिए मिला है। यूक्रेन का जो पार्लियामेंट है वहाँ तक आप देखिए कि जो अटैक है वो हुआ है। यूएन के जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनके द्वारा इजराइल को अक्यूज्ड है वो माना गया है कि गाजा स्ट्रिप के अंदर में जो स्टारवेशन, जिस तरीके से वहाँ पे फूड का जो अवेलेबिलिटी है वो नहीं है, फूड प्रोवाइड करवाने वाले जो एनजीओ हैं उनके ऊपर भी अटैक किया गया। तो आप देखिए कि यूएन के द्वारा इजराइल को यहाँ पे अक्यूज्ड है वो माना गया है कि जो गाजा के अंदर में जो स्टारवेशन का जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है उसके रिगार्डिंग में इजराइल का यहाँ पे रोल है। चाइना एंड अफ्रीका का आप देखिए कि जो कंट्रीज है उनका एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ था 2000 के समय में, चाइना के द्वारा जो फोरम है उसको सेटअप किया गया था। 2015 में इंडिया ने भी अपना अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ में अफ्रीकन फोरम है उसका मीटिंग है उसको ऑर्गेनाइज किया था। अभी जो नेक्स्ट मीटिंग है वो अफ्रीका के अंदर होगा इंडिया का, तो आप देखिए कि वो कब कंडक्ट होता है। कोविड के समय वो कंडक्ट होता बट डिस्टर्बेंस की वजह से वो नहीं हो पाया। चाइना अफ्रीका के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इनका जो ट्रेड है वो इंक्रीज हुआ है। अफ्रीका आप देखिए कि फ्यूचर का कंट्री है, जब सभी एरियाज़ के अंदर में जो मिनरल है उसका यहाँ पे आप देखिए कि जो मिनरल के जो रिजर्व्स वो एम्प्टी होंगे, तो उसके बाद में अफ्रीका ही वो कंट्री है जहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स का भी प्रेजेंस है। फ्यूचर का समय जो एनर्जी के लिए इम्पोर्टेंट जो एरियाज हैं उनका भी प्रेजेंस वहाँ पे है। तो अफ्रीका को फ्यूचर का जो कंट्री है वो रिकॉग्नाइज किया गया है काफ़ी कंट्रीज़ के द्वारा। चाइना के और भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, सिल्क रूट का जो इनिशिएटिव्स है उसके थ्रू इन कंट्रीज़ के साथ में अपने जो रिलेशंस है वो सेटअप करने हैं, अपने ट्रेड को भी सिक्योर रखना है। आप देखिए कि चाइना का जो मिलिट्री का जो बेस है वो आपको जिबूती के वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक इम्पोर्टेंट कंट्री है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का इम्पोर्टेंट है तो रेड सी के अंदर भी उनका प्रेजेंस है। रेड सी प्रेजेंट समय में इजराइल हमास का जो कन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से काफ़ी सारा डिस्टरबेंस में आपको देखने के लिए मिलता है। अमेजन के जो रेन फॉरेस्ट के एरियाज़ हैं वहाँ पे आप देखिए कि कितना जो कार्बन का जो स्टोरेज है, किस तरीके से कार्बन को स्टोर करते हैं ट्रीज़ के द्वारा, उसको यहाँ पे एक सर्वे को कंडक्ट किया गया है, उसके बारे में मेंशन है। स्टूडेंट ट्री को आप देखिए कि हमेशा जो कार्बन का जो नेचुरल सिंक के रूप से भी जाना करते हैं कि ट्री यहाँ पे एक नेचुरल सिंक का जो वर्क है उसको करते हैं। आईएनडीसी के जो टारगेट्स हैं, जो कि COP21 UNFCCC का जो COP21 है, पेरिस क्लाइमेट समिट है, उसके अंदर में ये लिए गए थे आईएनडीसी के जो टारगेट कि हर एक कंट्री को अपने कुछ टारगेट्स हैं उसको सेटअप करना है। इंडिया के द्वारा भी आप देखिए कि 2.5 to 3 बिलियन के आसपास जो कार्बन सिंक है उसको डेवलप करना है, जिसके थ्रू आप देखिए कि हमारे रोड के जो नियर बाई एरियाज हैं, ग्रीन टैक्सेशन का जो कॉन्सेप्ट है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट के द्वारा उसको इनिशिएट किया गया था। तो अमेजन रेन फॉरेस्ट, जिनको कि अर्थ का जो लंग्स है उसके रूप से भी जाना करते हैं, कि अर्थ का जो कार्बन है उसको ये स्टोर करते हैं, उनके द्वारा किस तरीके से आप देखिए कि अर्थ के अंदर अर्थ के जो लंग्स के रूप से वर्क है वो किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एस्ट्रोनॉट्स हैं, आप देखिए कि उनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर ही वहाँ पे छोड़ दिया गया है, और वहाँ से जो यहाँ जो इनका बेसिकली जिसके थ्रू वो गए थे वो वापस से आया है अर्थ के यहाँ पे। मैक्सिको के अंदर जो डेजर्ट का एरिया है वहाँ पे इनका जो रिटर्न है वो देखने के लिए मिला है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कौन कौन से जो कंट्रीज हैं उनका यहाँ पे कोलोब्रेशन के थ्रू उसको सेटअप किया गया है, ये आपको होमवर्क है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। क्या वो 6 कंट्रीज है जिनके कोलोब्रेशन के थ्रू आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। पाकिस्तान के पंजाब के वहाँ पे इंसर्जेंट पर्सन से उनको अरेस्ट किया गया, एग्जाम के पर्पज़ से नहीं इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा न्यूज़पेपर डिस्कशन था जिसको हमने डिस्कस किया। द हिंदू न्यूज़पेपर आज पब्लिश नहीं हुआ है, तो द हिंदू आज नहीं पब्लिश हुआ तो आप देखिए कि इंडियन एक्सप्रेस का कुछ न्यूज़ हैं उनको हमने यहाँ पे कवर किया है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।